आपका अपने ही चैनल क्याप्म पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। आज से जो है आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जो है नेशनल मूवमेंट से अध्ययन करेंगे। नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्यों शुरू किया गया भारत में और कहाँ से शुरू हुआ, तो इसका सीधे सीधे इतिहास में हमको एक समय विभाजन रेखा देखने को मिलती है। 1885 से 1885 से भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन 1885 से शुरू हुआ था। देखो धीरे धीरे अभी भारत में क्या था कि जगह जगह पर जो है बौद्धिक क्रांति, बौद्धिक विचारधारा की क्रांति देखने को मिल रही थी पूरे भारत में। 1857 की विद्रोह के बाद में लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वो अपने जो है मांगों को अंग्रेज़ों के समक्ष रखा करते थे। तो इसकी वजह से भारत में कांग्रेस की स्थापना से पहले, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना से पहले इस क्षेत्रीय स्तर के संगठन स्थापित हुए। ठीक है, जैसे मद्रास महाजन सभा और इसी प्रकार से लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तमाम प्रकार के। तो उसके लिए हम लोग एक ये पढ़ लेंगे जब, तो छूटे हुए जो थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से मिलान के लिए प्रश्न आते हैं, उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर वो छोटे छोटे जो संगठन बने, तो उन संगठनों का बाप या दादा बना बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी छोटे संगठनों से बात बनने वाली नहीं थी, एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता थी। तो इसीलिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का संगठन स्थापित करने में अंग्रेज़ों का स्वयं योगदान था। अंग्रेज़ों ने ही जब देखा कि भारत में जो है छोटे छोटे जो संगठन हैं, ये अपनी मांगों को जो है ले करके और बीच बीच में अंग्रेज़ों के समक्ष अपने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ अधिकारियों ने ही इसके बारे में विचार किया कि सभी भारतीयों को झुंझुना पकड़ा दिया जाए एक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में, कि सब लोग खुश हो जाएं कि हमको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। तो इन्होंने ही बनाया, मतलब इसकी स्थापना तो अंग्रेज़ों ने ही की, लेकिन ये लास्ट में इनके लिए क्या सरदर्द बना। लास्ट में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेज़ों के लिए ही क्या बना, सरदर्द बना। और ये बाद में जो है इसमें पूरे देश के लोग धीरे धीरे सम्मिलित होते चले जाते हैं और एक बड़ी पार्टी के रूप में जो है इसकी स्थापना हो जाती है। और 1947 में आज़ादी का प्रमुख योगदान जो है इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देखने को मिलता है। तो अब हम लोग इसका जो है एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखो मैंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एक अंग्रेज़ व्यक्ति का जो है नाम आता है। अंग्रेज़ व्यक्ति था ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम नाम के एक अंग्रेज़ अधिकारी था। यहाँ से प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ए.ओ. ह्यूम ने की। किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और ए.ओ. ह्यूम जो है ये अंग्रेज़ अधिकारी था। अंग्रेज़ अधिकारी था। इंग्लैंड में एक राज्य है स्कॉटलैंड, जैसे हमारे भारत में उत्तर प्रदेश राज्य है, इसी तरीके से ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड में एक राज्य है स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड में एक राज्य है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड का ही ये क्या था, निवासी था। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड है, ये आपका इंग्लैंड है, और यहाँ पर है वेल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वेल्स है, और इधर आपका आयरलैंड है। ठीक, ये पूरा आइलैंड जो है, ये हम भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से बढ़ाएंगे। ये इंग्लैंड का नक्शा है, हमने क्या बना दिया, इंग्लैंड का नक्शा। ठीक, तो इंग्लैंड में एक राज्य क्या है, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड का कौन निवासी था? ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड का निवासी था। और ये जो है एक असैन्य अधिकारी था। कैसा, कौन सा अधिकारी था? असैन्य अधिकारी। देखो अधिकारी एक सेना के अधिकारी होते हैं, और एक प्रशासन में जैसे आई.ए.एस. अधिकारी क्या हैं, ये असैन्य अधिकारी होते हैं। आई.ए.एस. अधिकारी जो वर्तमान में आई.ए.एस. अधिकारी या पी.सी.एस. अधिकारी, प्रशासनिक सेवा में जो भी अधिकारी होते हैं, ये सब कैसे हैं,
असैन्य अधिकारी। लेकिन जैसे मेजर हो गया सेना का, आर्मी का मेजर हो गया, कैप्टन हो गया, ये सब कैसे अधिकारी होते हैं? सैन्य अधिकारी। तो प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है, जो एओ ह्यूम था, जो कांग्रेस का संस्थापक था, ये वास्तव में कैसा अधिकारी था? असैन्य अधिकारी था। तो ये एक असैन्य अधिकारी था, और असैन्य अधिकारी में भी ये रिटायर्ड अधिकारी था। ये क्या था? रिटायर्ड अधिकारी था, और शिमला में रह रहा था। कहाँ रह रहा था उस समय? शिमला में रह रहा था, शिमला में। ठीक, कहाँ रह रहा था? शिमला। तो भारत में शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो शिमला में रह रहा था, और इसको जो है शिमला का संत कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? शिमला का संत। तो शिमला का संत किसको कहा गया है? एओ ह्यूम को कहा गया है। किसको कहा गया है? एओ ह्यूम। तो शिमला जो है यहाँ पर है, शिमला का, इसको हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। क्या कहा गया है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया है। हर्मिट ऑफ शिमला अर्थात शिमला का संत किसको कहा गया है? एओ ह्यूम को। और एओ ह्यूम एक असैन्य अधिकारी था, रिटायर्ड से जो है सेवानिवृत्त असैन्य अधिकारी था, सेवा से निवृत्त था, और ये स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड। इतना समझे? यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। इसने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं की थी। इसने जो संगठन बनाया था उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसने कौन से संगठन का निर्माण किया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो इसने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। ठीक, तो इतना प्रश्न आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या एओ ह्यूम ने, मतलब वैसे तो प्रश्न सीधे यही पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम था। ठीक, लेकिन इसका नाम पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक, ये तो बात हो गई इसकी स्थापना से संबंधित। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग था। कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, फिर बाद में क्या बन जाता है? वायसराय बन जाता है। ठीक, तो जब 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये बहुत डफर था, तो ये ऐसे याद रखो, बहुत क्या था? डफर था। ठीक, डफर नहीं रहा होगा, डफरिन, डफर याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये बहुत डफर था, इसलिए इसने क्या किया? कांग्रेस की स्थापना में सहयोग किया था। कांग्रेस की मतलब ये भी इसने जो है ह्यूम को आगे प्रस्तुत किया कि तुम एक ऐसा जो है सुरक्षा वाल्व बनाओ अंग्रेज़ों के लिए, जो क्या करे कि जैसे ही कोई जो है भारतीय व्यक्ति आता है अंग्रेज़ों से अपनी मांग को लेकर के सामने रखने के लिए, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे दो कि उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बातें रखें। तो यही प्लेटफॉर्म किसने स्थापित किया था? एओ ह्यूम ने। और किसके कहने पर? डफरिन के कहने। तो इसीलिए लाला लाजपत राय जो थे उस समय गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता हुआ करते थे, पंजाब से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? पंजाब से संबंधित थे, भारत के पंजाब वाले राज्य से संबंधित थे। कौन? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने इसीलिए लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा। क्या बताया? कांग्रेस जो है किसकी उपज है? डफरिन की उपज है। कांग्रेस जो है डफरिन की उपज है। किसकी उपज है? डफरिन के दिमाग की उपज है। किसके दिमाग की उपज है? डफरिन के। तो सीधे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ये वक्तव्य किसने कहा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है? किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने बताया कि जो है कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? डफरिन की। अर्थात डफरिन ने कहीं ना कहीं एओ ह्यूम को जो है आदेश दिया, उसको बताया, बरगलाया कि तुम क्या करो, एक ऐसे वाल्व की स्थापना करो जो अंग्रेज़ों को सुरक्षा प्रदान करे। इसीलिए लाला लाजपत राय ने एक बात और बढ़ाकर कही कि कांग्रेस क्या है? सुरक्षा वाल्व है। कांग्रेस क्या है? सुरक्षा वाल्व। सुरक्षा वाल्व है, यानी सुरक्षा कवच है। अंग्रेज़ों के लिए क्या है? ये सुरक्षा कवच है अंग्रेज़ों के। जैसे बच्चा जब रोता है ना, तो बच्चा रोता है तो माँ अगर दूध खत्म हो गया या कुछ नहीं है तो जो है हाथ में जो है एक चूसने के लिए चटुआ पकड़ा देती है। हमारे तो चटुआ कहते हैं, पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब लकड़ी क्या आता था, हम लोग छोटे थे तो चूसते थे चटुआ वटुआ। और हमने देखा अपने छोटे भाइयों को भी, बहनों को भी, जैसे दूध वगैरह या जो है या शहद की पोट वो पकड़ा दी, मुँह में डाल दिया, ठीक है, उसको निप्पुल डाल दिया शहद का,
नहीं तो फिर ज़्यादातर मोस्टली लकड़ी का ये जो है डमरू टाइप का आता है और इसे बच्चा पकड़ लेता है फिर चूसता रहता है। ठीक, तो ऐसे ही जो है चटुआ टाइप का जो है अंग्रेज़ों ने पकड़ा दिया किसको, भारतीयों को, जो क्या था वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। तो इसीलिए लाला लाजपत राय ने क्या कहा, सुरक्षा वाल्व है, यानी अंग्रेज इससे क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। छोटी सी बात से जो है मतलब अब भारतीय बड़े खुश कि अरे हमारे लिए अंग्रेज़ों ने एक संगठन की स्थापना कर दी, हमारे लिए अंग्रेज़ों ने क्या कर दी, संगठन की स्थापना। तो भारतीय खुश हो जाएंगे, तो भारतीय खुश हो जाएंगे तो उससे अंग्रेज़ों जो मतलब अंग्रेज़ों का अपना जो उनका कार्य करना है, राज्य करना है भारत में, वो आसानी से करते रहेंगे। नहीं तो फिर समय समय पर ये छोटी छोटी पार्टी लेकर के और हमको परेशान करते रहेंगे। तो इन्होंने इसीलिए लाला लाजपत राय जो समझदार व्यक्तियों में से एक थे और गर्म दल से संबंधित थे, उन्होंने कहा अरे तुम जैसे जो बुद्धिजीवी वर्ग हो, जिसमें दादा भाई नौरोजी जैसे लोग शामिल थे, इन्होंने कहा तुम लोग अंग्रेज़ों के झांसे में आ गए हो, अंग्रेज़ों ने तुम्हें झुंझुना पकड़ा दिया है सुरक्षा वाल्व के रूप में। तो इसीलिए इसको कहा गया अंग्रेज़ों सुरक्षा वाल्व, यानी अंग्रेज़ों ने एक वाल्व ऐसा बना दिया कांग्रेस के रूप में जिससे कि जो झटके हैं अंग्रेज़ों को ना लगे। झटके किस रूप में, तमाम प्रकार की मांग, जैसे हमको आज़ादी चाहिए या ये सब चाहिए, तो इस टाइप की मांग जो है अब उनको क्या था कि मतलब अब वो उसी पार्टी में अपना क्या करते रहेंगे, जो है उलझे रहेंगे, पार्टीबाजी में ही उलझे रहेंगे, जिससे कि अब उनकी जो मुख्य मुद्दे हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे। इसीलिए लाला लाजपत राय ने सुरक्षा वाल्व कहा। तो डफरिन से जब पूछा गया, अब धीरे धीरे कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे स्थापित तो कर दिए, और कांग्रेस में भी उस समय जो लोग शामिल हुए थे शहर से थे। कहाँ से थे, शहर से थे। मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग शामिल थे। कौन कौन से, मध्यम। अब मध्यम वर्ग में कौन होते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ठीक, लेखक, साहित्यकार, ये सब कौन होते हैं, मध्यम वर्गीय, जिनके जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, मध्यम वर्गीय। तो मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोग शामिल थे किसमें, कांग्रेस में, और शहर के लोग शामिल थे, शुरुआत में शहर के लोग शामिल थे। तो डफरिन से जब पूछा गया कि अरे तुमने तो ये क्या स्थापित करवा दिया भारत में, जो है पार्टी बना दी, और जो है, तो डफरिन कहता है कि जो है नहीं, ये जो है एक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, कुछ विशेष मतलब कुछ ही वर्ग तक ये सीमित है, कुछ ही अल्पसंख्यक अर्थात कुछ ही सीमित वर्ग तक ये क्या है, पहली सीमित है, कुछ ही वर्ग तक ये सीमित है। इसने कहा कोई बात नहीं, कोई डर की बात नहीं, भारत में हमने स्थापित तो करवा दिया, क्या कांग्रेस की स्थापना तो करवा दी, लेकिन ये प्रतिनिधित्व किसका करती है, कुछ गिने चुने लोगों का। और वही चीज़ हमको इस देखने को मिलता है प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक, तो यहाँ पर कांग्रेस से संबंधित कुछ बातें जो थी उसको फिर से एक बार रिवाइज करो। स्थापना कौन किया, एओ ह्यूम, असैन्य अधिकारी एओ ह्यूम, जो पूर्ववर्ती नाम इसका रखा इसने भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक, और ये कहाँ का व्यक्ति, कहाँ पर रह रहा था उस समय, शिमला। तो शिमला का ही इसको क्या कहा गया, हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का ही संत कहा गया, इसको क्या कहा गया, शिमला का संत कहा गया। और वायसराय कौन था उस समय, लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन मतलब डफरिन के दिमाग की उपज है कांग्रेस, ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने, डफरिन के दिमाग की उपज है। और इसके अलावा सुरक्षा वाल्व भी, कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व भी कहा था, किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने। ठीक, और फिर उसके जवाब में जब अंग्रेज अधिकारियों ने विदेश जो मतलब उनके इंग्लैंड में बैठे आकाओं ने पूछा होगा ये तुमने क्या करवा दिया भारत में, तो डफरिन क्या कहता है, ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक छोटी सी तुच्छ पार्टी है, एक छोटी सी तुच्छ पार्टी है, जो झुंझुना हम जैसे माएँ छोटे बच्चों को पकड़ा देती हैं, वही झुंझुना हमने भारतीयों को थमा दिया है। ठीक, तो ये किसने कहा, डफरिन ने कहा। झुंझुना शब्द नहीं आया है तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन ये जो है तुच्छ पार्टी है, छोटे लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली, अल्पसंख्यक वर्ग को जो है बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी है। ठीक, तो अब देखते हैं, ये पार्टी तो स्थापित हो गई, अब इस पार्टी में जो है पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग आने लगे थे, ठीक, जुड़ने लगे थे। तो अब ज़रूरत ये थी कि भारत में इसका क्या हो, हर वर्ष एक जो है सम्मेलन होना चाहिए, जिसको अधिवेशन कहा गया, कांग्रेस का अधिवेशन। तो कांग्रेस का अधिवेशन जो है शुरू होता है 1885 से। कब से शुरू होता है, 1885 से, और तभी ये कांग्रेस की स्थापना भी हुई। प्रथम अधिवेशन में ही कांग्रेस का पूरा नाम खुल करके सामने आया। तो कांग्रेस का अधिवेशन होता है मुंबई में। कहाँ होता है, मुंबई में। मुंबई जो है, या बम्बई कहते थे, तो मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, पहला अधिवेशन। अब अधिवेशन हो रहा है तो इसका कोई ना कोई अध्यक्ष भी होगा,
इसका कोई ना कोई अध्यक्ष भी होगा। तो इन्होंने कलकत्ता के एक व्यक्ति व्योमेश दास बनर्जी को अध्यक्ष बनाया। व्योमेश दास बनर्जी किसको अध्यक्ष बनाया? व्योमेश दास बनर्जी। ये कहाँ के थे? कलकत्ता के थे। बम्बई बुलाया गया और इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का क्या होता है? अधिवेशन। और यो ह्यूम स्वयं क्या बनता है? महासचिव। जो पहला अधिवेशन होता है कलकत्ता में, मुंबई में, उसमें महासचिव कौन बनता है? यो ह्यूम जो है पहले अधिवेशन की महासचिव पद पर बैठता है, स्वयं महासचिव, और अध्यक्ष बनते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी या व्योमेश दास बनर्जी, जो कहाँ के थे? कलकत्ता के थे। ठीक। और ये व्योमेश दास बनर्जी जो है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये पहले हिंदू थे, प्रथम जो है पहले हिंदू व्यक्ति जो अध्यक्ष बनते हैं, ये प्रथम हिंदू व्यक्ति थे। ठीक। और यहाँ पर जो है 72 व्यक्तियों ने भाग लिया। कितने व्यक्तियों ने? 72। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में कितने व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया था? 72। हालांकि मुंबई वाला जो ये अधिवेशन था, पहला अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, इस अधिवेशन को होना था पुणे में। कहाँ होना था? पुणे में। इस अधिवेशन को कहाँ होना था? पुणे में। लेकिन पुणे में सितंबर में होना था, इसी वर्ष 1885 में। और पुणे में उस समय प्लेग फैल गया। क्या फैल गया? प्लेग। एक बीमारी फैल गई, प्लेग। कौन सी बीमारी? प्लेग। तो इस प्लेग बीमारी की वजह से इसको 2 3 महीने विलंब से दिसंबर 1885 में कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। अभी ये सम्मेलन में कौन से नाम से सम्मेलन हो रहा था? मतलब किस जो है इसका नाम, संगठन का क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और यहाँ पर एक वयोवृद्ध नेता जो है, भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो इसमें भाग ले रहे थे, दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? हाँ, धन के निष्कासन का सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ये भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने इंग्लैंड में एक संघ का नाम सुन रखा था, कांग्रेस। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम क्या कर दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। क्या नाम रख दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम देने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर इस संगठन का नाम रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो वयोवृद्ध नेता थे, बुजुर्ग नेता थे, तो उनकी बात तो सबको माननी है। तो यहाँ से नाम उछल करके अब आता है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था। पहले कहाँ होना था? पुणे में। पहले होना था पुणे में, लेकिन दिसंबर 1885 में कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई। अब मुंबई में भी कहाँ हुआ? मुंबई तो बड़ा स्थान है ना। मुंबई में गोकुलदास, एक स्कूल का नाम था गोकुलदास संस्कृत विद्यालय। क्या नाम था? गोकुलदास संस्कृत विद्यालय। ठीक। तो गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ये जो है आयोजन किया गया। कौन से विद्यालय में किया गया? गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में, बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। और ये जहाँ स्थित है, गोकुलदास संस्कृत विद्यालय जहाँ स्थित है, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उस स्थान का नाम था ग्वालियर टैंक मैदान। कौन सा टैंक मैदान? ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान। तो ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में मुंबई में पहला कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसीलिए जब दिसंबर में हुआ ये अधिवेशन, तो इसीलिए आपको आगे के ज़्यादातर सारे मोस्टली सभी अधिवेशन आपको कौन से महीने में देखने को मिलेंगे? दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में होंगे। बीच में ज़रूरत पड़ती थी जब, तो वो क्या करते थे, जो है आकस्मिक अधिवेशन बुलाते थे, विशेष अधिवेशन जिसको कहा जाता था। तो वो कभी भी बुलाया जा सकता था, मई में, जून में, तो विशेष अधिवेशन होते। लेकिन वार्षिक अधिवेशन मोस्टली कब होते थे? नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के महीने में इसका आयोजन होता था। तो ये पहला अधिवेशन हुआ। पहले अधिवेशन से संबंधित क्या क्या बातें देखी आपने? इस अधिवेशन में इसका नाम पड़ा, कब पड़ा? 28 दिसंबर 1885 को। तो इसीलिए कांग्रेस की स्थापना का डेट क्या है? 28 दिसंबर 1885। लेकिन पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। पूर्ववर्ती संस्था का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक। और स्थापना किसने की? यो ह्यूम ने। और स्थापना के समय भारत का
वायसराय डफर था, डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। लाला लाजपत राय के दो वक्तव्य क्या क्या थे? ये तो सुरक्षा वाल्व और दूसरा डफरिन के दिमाग की उपज। अब जब इन्होंने कहा कि ये डफरिन के दिमाग की उपज है, सुरक्षा वाल्व है, इस तरीके से जो है, तो जो गांधी जी के गुरु थे, क्या नाम था उनका? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बचाव स्वरूप कहा था कि ये तड़ित चालक है। क्या है? तड़ित चालक है। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, क्या है? तड़ित चालक है। कांग्रेस क्या है? तड़ित चालक, यानी अंग्रेज को झटका देने वाला जो है कंडक्टर है। अंग्रेजों को तड़ित चालक का क्या काम होता है? फिजिक्स में पढ़ा होगा ना। तो तड़ित चालक जहाँ पर विद्युत का, हाँ, शॉर्ट सर्किट हो, एकदम तेज़ी से विद्युत का प्रवाह हो, उसको क्या बोलते हैं? तड़ित चालक। तड़ित मतलब तेज चलने वाली विद्युत गति। तो कांग्रेस को, मतलब वो कांग्रेस क्या थी? तड़ित चालक थी अंग्रेजों के लिए। क्योंकि जो आपके जी के क्या नाम ना गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? नरम दल के। और ये कांग्रेस को मतलब एक अच्छी पार्टी मानते थे। तो इसीलिए उसका बचाव करते हुए इन्होंने कहा कि ये क्या है? तड़ित चालक है। ये क्या है? तड़ित चालक। जब सुरक्षा वाल्व किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। तो इसीलिए कांग्रेस का बचाव करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि ये क्या है? तड़ित चालक है। तो तड़ित चालक का सिद्धांत दिया था। और एक किताब जो थी यंग इंडिया, उसमें इस सिद्धांत को लिखा भी। कौन से सिद्धांत को? तड़ित चालक का सिद्धांत। तो देखो सिद्धांत भी बना दिया, तड़ित चालक का सिद्धांत। ठीक है, तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक, किस किताब में? यंग इंडिया किताब में। कौन सी किताब में? यंग इंडिया किताब में। तो यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। तो ये पहला अधिवेशन हम लोगों ने यहाँ पर देखा। पहले अधिवेशन में महासचिव एओ ह्यूम कौन थे? महासचिव एओ ह्यूम थे। और अध्यक्षता किसने की? बेमोस चंद्र बनर्जी या बेमोस दास बनर्जी ने। ठीक है, और जो है कहाँ पर हुआ? मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। किसने प्रतिनिधियों में भाग लिया? 72। ठीक, तो ये पहला अधिवेशन हो गया। अब इसके बाद में इसका होता है दूसरा अधिवेशन। इसका क्या होता है? दूसरा अधिवेशन। अब देखो, वहाँ पहला अधिवेशन तो मुंबई में किया गया, लेकिन इनको दिखाना था, जो है भारतीय नेताओं को ये दिखाना था कि कांग्रेस पूरे भारत का लीडर नेतृत्व करती है। किसका नेतृत्व करती है? पूरे भारत का। तो पहला तो मुंबई में आयोजन हो गया, फिर दूसरा इन्होंने कलकत्ता में। एक तो पहला पश्चिम में हुआ, दूसरा कहाँ किया? पूरब साइड में। तो ये दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस जो है सूक्ष्म व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो दूसरे वर्ष 1885 तो यहाँ हो गया, और दूसरा वर्ष अर्थात 1886 में कहाँ पर आयोजित होता है? कलकत्ता में। कलकत्ता को अब क्या कहा जाता है? कोलकाता। ठीक, तो कोलकाता में 1886 में आयोजित किया गया। कौन सा संगठन? दूसरा अधिवेशन हुआ। मतलब किस संगठन का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में 1886 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। किसने की? दादा भाई नौरोजी पारसी थे, हिंदू थोड़े नहीं थे। कौन से थे धर्म के थे? पारसी थे। तो पारसी थे, इसलिए ये कहा गया कि पहले सम्मेलन की अधिवेशन की अध्यक्षता एक हिंदू करता है, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पारसी करता है। और क्षेत्र की बात करें तो पहला पश्चिम में हुआ, दूसरा पूरब में हो रहा है, भारत के दूसरे कोने में हो रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी ने इसके अलावा, प्रश्न यहाँ से कई बार आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की? 3 बार की थी। कितनी बार की थी? 3 बार की थी। पहला तो किया कोलकाता में 1886 में, दूसरा किया 1893 में आपका लाहौर वाला अधिवेशन। कहाँ पर? लाहौर यहाँ पर है। यहाँ पर 1893 में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। इसके बाद में 1906 में एक अधिवेशन होता है फिर से कलकत्ता में। कहाँ होता है? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में फिर से जब अधिवेशन हुआ 1906 का, तो वहाँ की अध्यक्षता भी किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। तो प्रश्न कई बार आया है परीक्षाओं में कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की? 3 बार की। कहाँ की? कलकत्ता की, लाहौर की। 2 बार तो कलकत्ता की और 1 बार लाहौर की। 1886 में
और 1907 जो है 6 में 1906 में 1906 अर्थात 1905 का जो विभाजन हुआ था बंगाल के विभाजन के जस्ट बाद। ठीक है, तो ये दूसरा अधिवेशन हुआ। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। दादा भाई नौरोजी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, जिन्होंने 3 वार्षिक अधिवेशनों की अध्यक्षता की, 1886, 1993 और वो 1893 और 1906। ठीक, 1906 वाला फिर कलकत्ता में हुआ था। और इसके बाद में अब इस तीसरा अधिवेशन होता है। अब कहेंगे, अब ये कहते हैं दक्षिण में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण में। तो मद्रास में करते हैं। कहाँ करते हैं? मद्रास में। ये तीनों प्रेसिडेंसी हो गई अंग्रेजों की कि नहीं? बम्बई प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी और मद्रास। तो मद्रास में ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये जरूर पूछते हैं। पहला मुंबई, दूसरा कलकत्ता, फिर तीसरा मद्रास, चेन्नई में। तो मद्रास में अब इन्होंने कहा कि मद्रास में जो है हम व्यक्ति धर्म बदल देते हैं। पहला हिंदू धर्म, दूसरा पारसी धर्म, तीसरा मुस्लिम धर्म। तीसरा कौन से धर्म का? मुस्लिम धर्म का। तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, यहाँ से भी प्रश्न आता है। और ये पहले मुस्लिम थे, ये पहले मुस्लिम। तो प्रश्न पूछेगा कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने मद्रास में जो 1887 में अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1887 में, दिसंबर 1887 में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था उसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो ये तीसरा अधिवेशन हो गया, तीसरा वार्षिक अधिवेशन कहाँ हो गया? मद्रास में। फिर मद्रास से चलते कहते हैं उत्तर भारत में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में इलाहाबाद में करते हैं। कहाँ करते हैं? इलाहाबाद में। अब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात होगी ना, सिख यहाँ नहीं थे, पारसी थे, तो पारसी को बनाया। तो अभी कहते हैं हिंदू भी हो गया, पारसी हो गया और जो है आपका मुस्लिम भी हो गया। अब बचे हैं ईसाई। अब कौन बचे हैं? ईसाई। तो इलाहाबाद में ईसाई को अध्यक्ष बनाया, जॉर्ज यूले को। किसको बनाया? जॉर्ज यूले को। तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद में चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1888 में। कब होता है? 1888 में। तो 1888 के चौथे अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जॉर्ज यूले। कौन करते हैं? जॉर्ज यूले। ठीक, और ये किस धर्म के थे? ईसाई धर्म के। और गैर हिंदू थे, गैर भारतीय थे। ठीक है, गैर भारतीय थे, भारत के नहीं थे, विदेशी थे। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है, पहला विदेशी, पहला गैर भारतीय व्यक्ति जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की कौन था? जॉर्ज यूले। और कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता की? इलाहाबाद की। और कब की? 1888 में। तो ये चारों तुमको याद होने चाहिए। चारों क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है जो 1885 से लेकर के और 1948 तक अधिवेशन होते हैं। आज़ादी के बाद भी एक अधिवेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है हम लोग एक क्लास में लिस्ट बना करके लिस्ट वाइज इसको याद करा देंगे। जो मेन है, सारे नहीं, जो मुख्य हैं उनको सबको आपको याद करा देंगे। तो यहाँ पर जो चारों होते हैं इसको हम लोग समराइज करते हैं। चारों की पहला जो अधिवेशन होता है कब होता है? 1885 में। कहाँ होता है? मुंबई में। ठीक है, कहाँ होता है? मुंबई में। अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, दास कर लो, चंद्र कर लो, कई अलग अलग सब नाम मिलते हैं। ठीक, और इसकी डेट भी याद होनी चाहिए, 28 दिसंबर 1885। और इस अधिवेशन में महासचिव कौन थे? महासचिव ए वो ह्यूम थे, जिसने इसकी जो है स्थापना की थी। ए वो ह्यूम थे। ठीक, इसके महासचिव थे। तो ये हो गया मुंबई में। और जो दूसरा होता है ये 1800 कब होता है? 86 में। कहाँ होता है? कोलकाता में। कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो क्या थे? पारसी थे। इन्होंने 3 जो है अधिवेशनों की अध्यक्षता की। एक तो यही हो गया 1886 वाला, एक 1893 वाला और एक 1906 वाला। 1886, 1906 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में। ठीक, और इसके अलावा तीसरा अधिवेशन 1887 में होता है। कहाँ होता है? मद्रास में। कहाँ होता है? मद्रास में। तो तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। इसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम नेता करते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है,
इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो पहले मुस्लिम थे, जो कौन से प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे। और चौथा कहाँ होता है? 1888 में। कहाँ होता है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, ठीक है। जॉर्ज यूले, कौन याद करता है? जॉर्ज यूले। और ये पहले गैर भारतीय थे, पहले गैर भारतीय या फिर ये क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। ये कौन से धर्म के थे? ईसाई। तो हिंदू, पारसी, मुस्लिम और ईसाई, ये चारों अलग अलग भारत के क्षेत्रों में होते हैं, चारों भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। और इलाहाबाद चूँकि इलाहाबाद कह रहा हूँ, कलकत्ता चूँकि जो है शुरू से अंग्रेज़ों की पूरी एक तरीके से जो है बहुत बड़ी जो है फैक्ट्री हुआ थी, बहुत बड़ा उनका जो है सेंटर हुआ करता था अंग्रेज़ों का। तो सबसे ज़्यादा अगर अधिवेशन हुए हैं तो कहाँ हुए हैं? कलकत्ता में हुए। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुए हैं? कलकत्ता में हुए हैं। सबसे ज़्यादा वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए हैं। और इसके अलावा इस अधिवेशन में 3 महिलाओं का भी नाम मिलता है। 3 महिलाएं 1885 से लेकर 1948 तक के अधिवेशनों के बीच में 3 महिलाएं भी अध्यक्षता करती हैं। तो प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि कांग्रेस की जो है स्थापना से लेकर और आज़ादी तक कांग्रेस में कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता प्रदान की? 3 महिलाओं में। पहला तो हमने एक बार बताया ही था, पहला महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? हाँ, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। कब की थी? 1917 में। तो एनी बेसेंट थी 1917 में, ठीक है। एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। और इसमें 8 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1925 में। ये तो पहली भारतीय महिला थी, वो पहली महिला थी जो भारतीय नहीं थी, पहली महिला थी। और 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है, सरोजिनी नायडू कौन करती हैं अध्यक्षता? सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। कौन थी? पहली भारतीय महिला थी। इसमें भी 8 वर्ष जोड़ दो, 1925 में 8 जोड़ोगे तो क्या होगा? 1933। तो 1933 में नलिनी सेन गुप्ता करती हैं अध्यक्षता। कौन करती हैं? नलिनी सेन गुप्ता, ठीक, नलिनी सेन गुप्ता। तो ये 3 महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। वो ऑप्शन में दे देगा 4 महिलाओं के नाम, उसमें दे देगा एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता, और एक दे देगा कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन थी? महात्मा गांधी की पत्नी। तो ऐसा नाम भी दे सकता है कि महात्मा गांधी थे उस समय कांग्रेस के समय, तो उनकी पत्नी भी अधिवेशन में भाग ली होंगी। तो यहाँ पर सिर्फ 3 के नाम याद रखने हैं, बाकी कोई भी नाम दे तो उससे कोई मतलब नहीं। कहेगा निम्न में से 4 नाम दे दिए, महात्मा गांधी की पत्नी का भी नाम दे दिया। कहेगा निम्न में से किसने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं। इंदिरा गांधी ने तो की थी, लेकिन वो कांग्रेस आज़ादी के बाद जब भारत सरकार चलने लगी थी तब की थी। लेकिन ये हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये आज़ादी तक का पूरा इतिहास है ना। तो 1948 तक यहाँ पर अध्यक्षता हम लोग देखेंगे। आज़ादी के 1 वर्ष बाद जो होता है लास्ट अधिवेशन होता है, अधिवेशन तो लास्ट नहीं, आज भी अभी अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के, ठीक। वही कांग्रेस है, मरा तो है नहीं कांग्रेस, वही है जो पहले जो जन्म लिया था, ठीक। तो इस तरीके से ये 3 कांग्रेस के मतलब 3 अध्यक्ष 3 महिलाओं ने भी किया, 1917 में, 1925 में, 1933 में। बहुत आसान है, एनी बेसेंट को याद कर लो, 1917 डेट याद हो जाएगी, सब में 8 वर्ष जोड़ते जाओ तो फिर 1925 सरोजिनी नायडू, 1933 नलिनी सेन गुप्ता, ठीक। तो इस तरीके से ये कांग्रेस से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थीं, ठीक है। अब इसके बाद में जब ये कांग्रेस की स्थापना हो गई तो कांग्रेस का मकसद क्या था? भारत में जो है स्वाधीनता संघर्ष करना। क्या करना? स्वाधीनता संघर्ष करना। तो हम लोग प्रथम चरण को निपटा लेते हैं। स्वाधीनता संघर्ष के प्रथम चरण को, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, जिसका टाइमिंग मैंने बताया था 1885 से 1905 तक, आज विभाजन तक, ठीक है, बंगाल के विभाजन तक। 1985 कांग्रेस की स्थापना से लेकर के बंगाल के विभाजन तक पहला चरण था। इस चरण में किसका नेतृत्व था? उदारवादियों का। किसका नेतृत्व था? उदारवादियों का। अब इसमें जो लोग जुड़े थे कांग्रेस से वो कहाँ के थे? शहरी थे। वो कहाँ के थे? शहरी थे। और इसके अलावा मध्यम वर्गीय परिवार से थे। कहाँ से थे? मध्यम वर्गीय शिक्षित परिवार थे, बुद्धिजीवी थे, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोग थे ये, ठीक है। अब बुद्धिजीवी की बात करेंगे तो बुद्धिजीवी कौन हो जाएंगे? डॉक्टर हो जाएंगे, ठीक, इंजीनियर हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे, ठीक, और
मास्टर साहब हो जाएंगे, ठीक, और पत्रकार हो जाएंगे, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे जो मध्यम वर्गीय जो नौकरी पेशा लोग हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इंजीनियर लिख दिया, इंजीनियर, ये सब देख लेना भाई, इसमें पढ़ाते समय थोड़ा सा वो हो जाता है, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकता है लिखने में, तो अपना सही कर लेना। तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यकार, ये सब मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी परिवार से थे। और ये जब ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो ये इन लोगों का अंग्रेज़ों से जो है, अभी कांग्रेस जो है शैशवावस्था में थी। कौन सी अवस्था में थी? भ्रूणावस्था में थी। जैसे बच्चा भ्रूण से जो है शिशु बनता है, तो अभी ये भ्रूणावस्था में थी, माँ के गर्भ में ही जो है पल रही थी कांग्रेस। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो है अंग्रेज़ों से अपनी मांगों को कैसे मांगते थे? अनुनय विनय करके। कैसे? अनुनय विनय करके, अर्थात हाथ जोड़ करके उनसे जो है प्रार्थना भेज करके, उनसे जो है प्रार्थना पत्र भेज करके, स्मरण पत्र भेज करके, ठीक है। तो ये सब इनके क्या थे? तरीके थे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, ठीक है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अब कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि उदारवादी जो थे वो उनमें, या नरमपंथी, इनको नरमपंथी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नरमपंथी, या नरम दल के लोग भी कहा जाता है। उदारवादी नरम दल के लोग भी कहा जाता है ना, तभी तो गरम दल आएंगे इनके अपोजिट में। तो नरमपंथी उदारवादियों में कौन कौन लोग शामिल थे, यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। जैसे हमारे वयोवृद्ध नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी का भी नाम आता है, दादा भाई का भी नाम आता है, ठीक है। और बदरुद्दीन तैयब जी जो अध्यक्ष थे, इनका भी नाम आता है। तो बदरुद्दीन तैयब जी भी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी, जितने अध्यक्ष हुए उनका नाम तो आप ले सकते हो ना शुरुआत में। व्योमेश चंद्र बनर्जी भी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी भी थे, ठीक। ये सब कौन से थे? नरम दल के लोग थे। यहाँ से प्रश्न आ जाता है कभी कभी। और इसके अलावा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। इनकी संस्था का भी हम लोग अध्ययन करेंगे आगे चल करके, ठीक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे आपका मदन मोहन मालवीय भी थे। इसमें कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, ठीक, मालवीय जी भी थे। और गांधी जी के गुरु गोपाल दास गोखले भी थे, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण था, गोपाल कृष्ण गोखले। अरे इनका नाम पता नहीं क्यों मुझे गड़बड़ हो जाता है। गोपाल कृष्ण जी के गोखले कहा गया, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये ऐसे नाम थे जो किससे संबंधित थे? नरम दल से, नरम दल से या फिर उदारवादी दल से। किससे? उदारवादी। तो ये लोग जो है अनुनय विनय करके, प्रार्थना करके अंग्रेज़ों से अपनी मांगों को रखवाते थे, अपनी मांगों को मांगते थे। तो इसीलिए गरम दल वाले नेता जैसे लाला लाजपत राय हुए, तिलक जी हुए, ये सब किससे संबंधित थे? गरम दल से संबंधित थे। तो इन्होंने कहा कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति वाली पार्टी है। ये कौन सी पार्टी है? राजनीतिक भिक्षावृत्ति, यानी भीख मांग रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों से भीख मांग रहे हैं। अपने ही देश में बेगानों से ये क्या मांग रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। इसीलिए इसको कहा गया राजनीतिक भिक्षावृत्ति। तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति नहीं, भिक्षावृत्ति। राजनीतिक भिक्षावृत्ति किसने कहा? हाँ, गरम दल के नेताओं ने। किसने कहा? गरम दल के नेताओं ने। किसको कहा? कांग्रेस की, मतलब उदारवादी दल के नेताओं को। ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते हैं, अंग्रेज़ों से अनुनय विनय करके जो है अपनी मांगों को मनवाते हैं। तो इसके बाद में जो है 1905 से लेकर के बंगाल का विभाजन होता है, जो वहाँ से शुरू हो जाता है गरम दल का प्रभाव। कांग्रेस में गरम दल का प्रभाव जो 1919 तक ये दूसरा चरण चलता है। इसमें जो है हम लोग 1919 क्या मतलब आगे भी रहते हैं गरम दल, जिसमें बाद में क्रांतिकारी, यही गरम दल बाद में कुछ क्रांतिकारी संगठनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? क्रांतिकारी संगठनों में, जिसमें समय समय पर जुड़ते रहते हैं। भाई गांधी जी तो इधर चल ही रहे थे, गांधी जी के साथ साथ में क्रांतिकारी दल भी चल रहा था। जैसे आपका सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक, आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक है, बहुत सारे थे जो हम लोग समय समय पर इनका सब कंट्रीब्यूशन देखते रहेंगे। तो ये लोग भी कंटिन्यू इसमें चलते रहे आज़ादी के। तो सिर्फ गांधी जी का योगदान अगर कहें कि आज़ादी में रहा है सिर्फ एकमात्र, तो ऐसा नहीं है। बहुत काफ़ी लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें क्रांतिकारियों का भी उतना ही रोल था। यहाँ तक कि अंग्रेज़ क्रांतिकारियों को आतंकवादी तक कहा करते थे। और हमारा यूपीएससी वाला पेपर सेट करने वाला भी
उसी मानसिकता से, अंग्रेजी मानसिकता से वो भी कह देता है कि भारत में जो आंदोलनकारी, जो क्रांतिकारी आंदोलन, वो क्या नाम है, आतंकवादी संगठन जिन्होंने क्रांति की थी, उनके बारे में जो है विस्तार से चर्चा कीजिए। अब उनको भी आतंकवादी मतलब यूपीएससी भी कह देता है। तो ये आतंकवादी थोड़े नहीं थे, ये तो अपने देश की, अपनी माँ को जो है आज़ाद कराने के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों से जो है वही टिट फॉर टैट वाला जो है रूल किया। हाँ, जैसे को तैसा, वो लोग भी गोली मारते थे, कोड़े मारते थे, तो इन्होंने भी जो है बम और लाठी के जो है हथियारों का इस्तेमाल किया। और गांधी जी उधर अहिंसा वाले जो है हथियार के रूप में चले। दोनों चीज़ चला है, हिंसा भी हुई है, हिंसात्मक आंदोलन भी हुए हैं, और अहिंसात्मक आंदोलन गांधी जी का तो था ही। तो दोनों तरीके से जो है आंदोलन चले हैं, और ये पैरेलल चलते रहे, बराबर समानांतर चलते रहे। ठीक, तो दूसरा चरण है, उसमें मोस्टली हम लोग देखेंगे गर्म दल के लोगों का जो अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इतिहास में आज यहीं पर ख़त्म करते हैं फिर।